हथियार है उसको शासन बल कैसे प्रश्रय दे सकता है, कैसे आसरा दे सकता है, मैं आज भी नहीं समझ पाता, उसका कारण भी नहीं समझ पाता। मगर छत्तीसगढ़ का जो विकास का काम रमन सिंह जी ने चालू किया था, माओवाद को कंट्रोल करने का काम रमन सिंह जी ने चालू किया था, वो एक प्रकार से 5 साल तक खटाई में पड़ गया। और एक ही कटु अनुभव के बाद 3 बार जिस राज्य की सरकार ने, जनता ने भाजपा सरकार चुनी थी, उसने कांग्रेस सरकार को टाटा गुड बाय कर दिया और फिर से विष्णुदेव जी की लीडरशिप में भाजपा सरकार बनी और फिर से छत्तीसगढ़ विकास का नया शुरुआत हुआ। मित्रों, कोई भी राज्य के 25 साल का आकलन करना है तो आंकड़ों के आधार पर ही करना पड़ेगा। इसके अनेक पैरामीटर्स हैं, मगर मैं आज यहां पर आर्थिक पैरामीटर की ही बात करना चाहता हूं। 2000 और 2025 पहला साल और 25वां साल दोनों की बजट की तुलना करते हैं तो छत्तीसगढ़ के बजट के अंदर वार्षिक बजट का जो आयाम होता है, जो राशि होती है, इसके अंदर 30 गुना वृद्धि हुई है। 30 गुना वृद्धि। भारत में एक भी राज्य नहीं, 30 गुना वृद्धि जिसने 25 साल के कम समय के अंदर की। और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में रेवेन्यू है तो बजट की तो वृद्धि हो सकती है, भारत सरकार ग्रांट दे तो भी बजट की वृद्धि हो सकती है, इंडस्ट्री आएगी, खनिज बेस्ड इंडस्ट्री आएगी तो बजट की तो वृद्धि हो सकती है। मगर इसका दूसरा पैमाना है प्रति व्यक्ति आय, और प्रति व्यक्ति आय में 17 टाइम 17 गुना वृद्धि छत्तीसगढ़ ने करी है। जीएसडीपी 25 गुना वृद्धि हुई। अब ये तीनों पैमाने आइसोलेशन में भी देख सकते हैं और कलेक्टिव भी देख सकते हैं, मगर तीनों पैमाने जब कलेक्टिवली देखते हैं तब राज्य की आर्थिक स्थिति के बैरोमीटर माने जाने वाले 16 के 16 इंडिकेटर ये तीनों पैमानों में समाहित हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि 16 के 16 इंडिकेटर में एवरेज 22 गुना वृद्धि हुई है। और मित्रों, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं छत्तीसगढ़ की जनता, डॉक्टर रमन सिंह जी और हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। समृद्धि तो आई, मगर समृद्धि का उपयोग क्या हुआ? तो सबसे ज्यादा जनता किस काम के साथ जुड़ी हुई होती? तो सबसे ज्यादा जनता कृषि के काम के साथ जुड़ी हुई थी। उस क्षेत्र में क्या हुआ? तो ये 25 साल के समय में सिंचाई क्षेत्र में राज्य समृद्ध बना। उसका उपयोग क्या हुआ? तो सिंचाई के क्षेत्र में 2 गुना वृद्धि करने का काम छत्तीसगढ़ ने किया है। डबल कर दिया अपने रकबे को सिंचाई के। और क्योंकि ये सहन हुआ है, धीरे धीरे 25 साल में हुआ है, फिर भी खरीफ फसलों के उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हुई। हम सब जानते हैं, जो एग्रीकल्चर को जानते हैं, इरिगेशन बढ़ने से खरीफ फसलों का
रकबा नहीं बढ़ता है, मूल्य नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये तो वर्षाद आधारित, बारिश आधारित खेती होती है। वो आप इरिगेशन करो या न करो, होती ही है। मगर असली कसौटी तो रबी फसल का कितनी बढ़ोतरी हुई, मूल्य कितना बढ़ा, उसमें होती है। क्योंकि रबी में आकाश से बारिश नहीं आती है, इरिगेशन जो प्रशासन ने किया है वो किसानों के खेत तक पानी पहुंचाता है। तो खरीफ फसलों में 3 गुना वृद्धि हुई और रबी फसलों में लगभग 6 गुना वृद्धि छत्तीसगढ़ के किसानों ने की। तो खदानों से योग्य उपयोग से बढ़ी हुई समृद्धि, इसका उपयोग राज्य के बजट के सभी प्रकार के जीडीपी के मानांकों को बढ़ाने में हुआ। फिर प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी, मगर व्यक्ति के आरोग्य का भी ध्यान प्रशासन ने रखना चाहिए। जिला अस्पताल पहले 7 थे, आज जिला अस्पताल 30 हो चुके हैं। 7 से 30 की यात्रा पूरी की। मेडिकल कॉलेज 1 था, आज 16 मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं। आंगनवाड़ी भवनों में 18 गुना वृद्धि हुई। बच्चों को पढ़ने की आदत डालते हैं तभी निरक्षरों की फौज कम होती है। आंगनवाड़ी भवन में 18 गुना वृद्धि देश के एक भी राज्य में 25 साल में नहीं हुई है, हमारे छत्तीसगढ़ में हुई है। पहले कुपोषण के कारण 61 जो कुपोषण से मृत्यु का दर था वो 61 था, अब वो घटकर 15 हो गया। माता मृत्यु दर प्रति लाख 365 था, सरकार ने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ाई, वो 365 से घटकर आधा हो गया, 146 हो गया। और शिशु मृत्यु दर 79 था, जन्म के साथ ही शिशु की मृत्यु होती है, वो घटकर 79 से घटकर 37 हो गया। और ये दर तब है जब बहुत बड़ा क्षेत्र माओवादियों के कब्जे में था। वहां पीएचसी नहीं बना सकते, सीएचसी नहीं बना सकते, आंगनवाड़ी नहीं बना सकते, प्राथमिक स्कूल जलाकर रख दिए थे। कांग्रेस एंड कंपनी इसको जस्टिफाइड कर रही है। क्या भला किया आपने ट्राइबल्स का? एक नई पीढ़ी निरक्षरों की खड़ी कर दी। 25 साल मतलब राष्ट्र के दृष्टिकोण से 2.5 पीढ़ी होता है। मगर अब ये ग्रोथ और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है माओवाद से मुक्त होगा। साक्षरता का दर 65% से बढ़कर 80% हुआ। एकलव्य आवासीय विद्यालय एक भी नहीं था, 75 हुए। और छात्रावास में बच्चों को पढ़ने की संख्या में भी 3 गुना वृद्धि हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग में 2 गुना वृद्धि हुई। ग्रामीण सड़क में 98 टाइम फिर से देश भर में छत्तीसगढ़ ने रिकॉर्ड किए, 98 टाइम वृद्धि हुई है। और निवेश जो है उसमें 300 गुना वृद्धि छत्तीसगढ़ ने दर्ज की है। कई सारे उत्पादन में कोयला, टीन, लोह अयस्क, चूना का पत्थर, बॉक्साइट, ये सब में 1 से 5 में आ गए। आज लगभग 7.5% ग्रोथ रेट के साथ
छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए 7.5% का ग्रोथ रेट अकल्पनीय है, क्योंकि सेवा के क्षेत्र में इनका जिस प्रकार के सिचुएशन से छत्तीसगढ़ गुजर रहा था, सेवा का योगदान उनके ग्रोथ रेट में बहुत कम है। मगर फिर भी कृषि क्षेत्र में 17% की वृद्धि, उद्योग के क्षेत्र में 48% की वृद्धि और सेवा के क्षेत्र में 35% वृद्धि छत्तीसगढ़ ने दर्ज की है। आदिवासी कल्याण के लिए भी ढेर सारे विकास के काम किए गए। मैं इसकी बारीकी में जाना नहीं चाहता, परंतु एक वाक्य में मैं इसको समराइज करना चाहता हूं कि ट्राइबल कल्याण के लिए देश भर की सरकारों में सबसे अच्छा काम किसने किया है तो ये 25 साल में छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। ये निर्विवादित बात। और मित्रों, अब मैं माओवाद की समस्या की तरफ। माओवाद की समस्या को अगर हमने अच्छे तरीके से आकलन नहीं करेंगे तो भारत की भविष्य की पीढ़ियों के लिए हम गलत करेंगे। कुछ विचारकों ने एक भ्रांति फैलाई है इस देश में कि माओवादी समस्या विकास से जुड़ी हुई है, माओवादी समस्या लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है। ऐसा नहीं है। जब इस देश में माओवादी समस्या का उद्भव हुआ तो आज का उसका मुख्य क्षेत्र जो है तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के सटे हुए जिले और विशेषकर हमारा बस्तर, पुराना बस्तर मतलब 8 जिले। जब माओवादी समस्या शुरू हुई तब 80 के दशक के शुरुआत में ये सभी के डेवलपमेंट के आंकड़े राज्य सरकार के गैजेटों में भी है, स्टेटिस्टिक्स में भी है। उस वक्त बक्सर से ज्यादा अविकसित देश के अंदर 100 जिले थे। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर माओवादी समस्या का मूल कारण विकास है तो माओवादी समस्या जब पनपी तब बक्सर से ज्यादा अविकसित 100 जिले देश में थे। 100 जिले। क्यों भाई वहां माओवादी समस्या नहीं पनपी? कुछ लोग इसको कानून और व्यवस्था का सवाल कहते हैं, इससे भी मैं सहमत नहीं हूं। माओवादी समस्या के उद्भव के पहले बस्तर के कानून और व्यवस्था के आंकड़े और बिहार, उत्तर प्रदेश के कई जिलों के कानून व्यवस्था के आंकड़ों में सबसे बस्तर बहुत अच्छा हुआ करता था। मित्रों, ये समस्या ना लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी है ना विकास से जुड़ी है। और किसी के भी साथ डिबेट कर मैं सिद्ध कर सकता हूं, प्रमाणों के साथ सिद्ध कर सकता हूं, ये समस्या आइडियोलॉजी के साथ जुड़ी है। जो लोग कहते हैं विचार की समस्या नहीं है, तो ये मूवमेंट का नाम माओवाद क्यों रखा गया है? क्योंकि ये विचारधारा के अंदर ही समस्या का समाधान बंदूक से निकलता है। ये विचार है जो भारतीय संविधान का स्पिरिट नहीं है। हर समस्या का समाधान लोकतंत्र और डिबेट से निकलता है, वो हमारे संविधान का स्पिरिट है। और उन्होंने गरीब, अबूझ आदिवासी युवा बच्चों को हाथ में हथियार पकड़ा दिए और किया क्या? भारत सरकार की भी
और अब जब 90% क्षेत्र मुक्त हो चुका है, मैंने तो कहा है 31 टन 26 के पहले इस देश से हम माओवादी समस्या को जड़ समेत उखाड़ कर फेंक देंगे। मगर ये जो आइडियोलॉजी है, ये विचारधारा जो है, वो विचारधारा को देश की जनता ने जानना चाहिए। जहां कम्युनिस्ट शासन में रहे वहां विकास नहीं कर पाए, और जहां ट्राइबल का कल्याण की बात कर कर हथियार पकड़ा दिए, वहां भी अंधकार फैला दिए। ये विचारधारा ही विनाश की द्योतक विचारधारा है और बहुत इमीडिएट रिक्वायरमेंट है देश की कि विचारधारा से निजात पा ले देश। खैर, वैसे तो अब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में बचे भी नहीं है, दूरबीन लेकर देखने पड़ते हैं। ये केरल बचा है, ये भी इस बार समाप्त हो जाएगा, तो वैसे ही जनता ही कर देगी। त्रिपुरा में नहीं बचे, बंगाल में नहीं बचे, केरल थोड़ा बचा है, मगर वहां पर भी त्रिवेंद्रम में जनता ने शुरुआत कर दी है। मित्रों, जब छत्तीसगढ़ 25वें साल में प्रवेश कर चुका है, तब मुझे मालूम है कि ये राज्य प्रभु श्री राम का ये नैनीहाल सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, पूरे देश के लिए शुभांकर साबित होने वाला है, इसका मुझे पूरा भरोसा है। मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है हम सबके सामने, 130 करोड़ भारतीयों के सामने, 2047 में एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो हर क्षेत्र में, समग्र विश्व में एक नंबर पर हो। और ऐसे भारत का निर्माण छत्तीसगढ़ को छोड़कर नहीं हो सकता, ये तो वास्तविकता है। मगर मुझे आशा है कि 2047 के विकसित भारत की अग्रदूत विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा, इस दिशा में हम आगे जाएंगे। और छत्तीसगढ़ की जनता ने बार बार भारतीय जनता पार्टी को और विकास की राजनीति को आशीर्वाद दिया है, हमारी आइडियोलॉजी को आशीर्वाद दिया है। और मैं छत्तीसगढ़ जनता को बड़े मन से, विश्वास के साथ भरोसा देने आया हूं कि हम छत्तीसगढ़ को लाल आतंक से तो मुक्त करेंगे ही करेंगे। देखते देखते छत्तीसगढ़ को राज्य का सबसे एक नंबर का राज्य बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और यही अपेक्षा देश की जनता की छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ की जनता के पास है। मुझे विश्वास है 25 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है छत्तीसगढ़, आने वाले 25 साल में भी इससे 2 गुना गति के साथ आगे बढ़ेगा। आप सभी का मेरे विचार रखने के लिए, प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। आदरणीय श्री अमित शाह जी का मैं ऑर्गेनाइजर परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो छत्तीसगढ़ को 25 साल हो गए हैं और छत्तीसगढ़ किस तरह से इन 25 सालों में बदला है, इसके बारे में व्याख्यान करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि एक बड़ा परिवर्तन छत्तीसगढ़ में आया है। चाहे वो नक्सलवाद के खिलाफ चल रही एक बड़ी लड़ाई रही हो या फिर किसानों के जीवन में आया बदलाव हो। जिला अस्पताल 7 से 30 हो गए। संघ का भारत की यात्रा में एक बड़ा योगदान भी उन्होंने बताया। हमने 3 राज्य बनाए, कोई झगड़ा नहीं हुआ। अमित शाह ने इस बात को दोहराया। छात्रावास छत्तीसगढ़ में 3 गुना बढ़ाए गए। काफी तेजी से छत्तीसगढ़ में विकास हो रहा है। आदिवासी कल्याण के लिए कई सारे कार्य लगातार किए जा रहे हैं
और 31 मार्च तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। एक बार फिर इस बात को उन्होंने दोहराया है। तो 90% जो उन्होंने आंकड़ा बताया है, 90% राज्य बताए जा रहे हैं जो नक्सल मुक्त हो चुके हैं। और छत्तीसगढ़ में भी बड़ा परिवर्तन आया है। कांग्रेस सरकार ने नक्सलवाद को शह दी थी, ये बात भी उन्होंने कही, लेकिन उन्होंने बताया कि किस तरह से बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने एक डेडलाइन तय की और उस पर लगातार काम करने से छत्तीसगढ़ जल्द ही नक्सल मुक्त होने जा रहा है।